जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे साइंस क्वेश्चन की क्या है कि आपको डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ क्वेश्चंस एक पे अनेकों मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो है परमाणु के जो रिएक्टर होता है वह क्या होता है, एक तरह का आणविक भट्टी होता है और इतना ज़्यादा यहाँ का तापमान होता है कि बहुत अधिक यहाँ तापमान यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ये परमाणु रिएक्टर होता है कैसा होता है। तो उसमें याद रखना कि जो परमाणु जो रिएक्टर होता है तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो क्या होता है जो श्रृंखला अभिक्रिया चलती है वह नियंत्रित होता है। हमने क्या बोला आपको, नियंत्रित, यानी कि कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य होता है। क्योंकि अगर यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी नाभिकीय तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि क्या होगा कि विस्फोट हो जाएगा जो रिएक्टर का। इसीलिए इसमें जो अभिक्रिया होती है पहला आपको याद रखना होगा कि इसमें नियंत्रित अभिक्रिया इसमें चलती रहती है। और अगर बात करते हैं इस रिएक्टर में अगर ईंधन के रूप में, याद रखना है कि ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि 235 का यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है ये ईंधन के रूप में। और यही यूरेनियम का होता है, इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। तो इसमें से क्रिप्टन 36 और बेरियम 56 यानी 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और टूटने के पश्चात में क्या होता है कि 3 अन्य न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण 2 को क्या होता है, कैडमियम और बोरॉन की छड़ क्या करता है, उसको यानी सोख लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, तो यानी कि नियंत्रित कर लेता है। तो इसलिए पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम और बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर मंदक के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो याद रखिएगा उसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है भारी जल का मंदक के रूप में। तो जब D2O का प्रयोग करते हैं उसको मतलब स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग ग्रेफाइट का, याद रखिए किसका, ग्रेफाइट का अगर मतलब मंदक के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो याद रखिएगा इसको परमाणु पाइल कहा जाता है। और इस तरह से अगर इसमें और कैसी अभिक्रिया होती है तो विखंडन अभिक्रिया होती है। जबकि विखंडन अभिक्रिया से इसी से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इतना ऊर्जा मिलता है जिसके कारण क्या होता है कि बिजली उत्पादन की जाती है। यही याद रखना है कि यूरेनियम 235 से ही होता है, इसमें मतलब ये 35 वाला से। अब यहाँ से याद रखिएगा इसमें जो होती है विखंडन हुआ, और विखंडन के सिद्धांत पे क्या करता है आपको, परमाणु बम। याद रखना कौन सा बम, तो परमाणु बम जो बना हुआ है वह विखंडन के अभिक्रिया पे ही बनता है। इस तरह और ये इसको आप याद रख सकते हैं। हालांकि यह विखंडन पे होता है, हालांकि एक संलयन भी होता है अभिक्रिया, जिसमें संलयन पर क्या होता है कि परमाणु बम बनता है, यानी कि एटम वहाँ पे जो बन गया हाइड्रोजन बम, सॉरी जो हाइड्रोजन बम जो बन गया वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे हो गया। जबकि परमाणु जो बम बना तो वह विखंडन के सिद्धांत पे ही बनता है। आपको ये चीज़ें दोनों तरफ से इसमें याद रखना होगा। और ये परमाणु रिएक्टर है, एनरिको फर्मी ने इसका मतलब ऐसी खोज मतलब ये स्थापित किया हुआ था, याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर से। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो पायरोमीटर का होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। बहुत अधिक से तापमान यानी कि लगभग मतलब इसका जो होता है किसी यह उच्च तापमान, खासतौर से सूरज का जो होता है कि सतह का तापमान पायरोमीटर से ही मापा जाता है। और ये चीज़ याद रखिएगा। हालांकि यह पायरोमीटर से उस सूर्य के सतह का तापमान ज्ञात किया जाता है। तो ये देखिए क्या हो गया कि आपका सूर्य हो गया। और इसके सतह का अगर हम लोग बात करेंगे तो तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना है 6000 डिग्री सेल्सियस के रूप में देखा जाता है। जबकि यही सूर्य के केंद्र का तापमान अगर बात करेगा तो 15 मेगा डिग्री सेल्सियस होता है। ये इतना तापमान होता है 15 मेगा डिग्री सेल्सियस। इसको मेगा मतलब 6 होता है, यानी कि इसको आप कर सकते हैं 15 गुने 10⁻6 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको दशमलव के रूप में दाहिने की तरफ में ले लेता है। तो इस तरह से आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यानी कि 1.5 मतलब ये अथी का केंद्र का तापमान, जबकि सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और अथी तापमान के आधार पर ही मतलब क्या होता है सूर्य के रंग का निर्धारण हो जाता है। क्योंकि अगर सूर्य का तापमान अगर याद रखिएगा ऐसे निम्न होता है तो वैसे निम्न स्थिति में इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखना है कि आपको लाल होता है। उसी तरह से जब सूर्य का तापमान मध्यम तापमान होता है तो याद रखना है कि जब मध्यम तापमान होगा तो इसका सतह का रंग कैसा होगा, तो यह उजला होगा। कैसा होगा उसमें, यानी कि उजला यानी कि सफ़ेद आपको देखने को मिलेगा। और अत्यधिक उच्च तापमान होता है, अत्यधिक उच्च तापमान अगर आपको रहेगा तो याद रखें कैसा रंग का होगा, तो यह नीला रंग का हमें स्वतः दिखलाई देता है। तो ये सूर्य का मतलब यह सतह का तापमान ही बता देता है वह सूर्य कैसा रंग का हमें दिखलाई देगा। तो इस तरह से आप यह जान गए कि हाँ इसका सबसे अधिक उच्च तापमान को मापने के लिए यह पायरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है हम लोग का कि जो आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। ये आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में होता है। हालांकि मतलब इसमें साथ ही साथ कोबाल्ट 60 का प्रयोग, याद रखिएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अभी कैंसर के ही इलाज में किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करें। अगला क्वेश्चन करा कि आंतों की रोगी के निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे में भी हम लोग भी छोटा मोटा कोई बीमारी वगैरह के लिए क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं। उसमें से क्या करते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना। तो इस तरह से यह आंतों से संबंधित होता है। हालांकि हैजा और टाइफाइड जो रोग होती है वह मतलब आंत को ही प्रभावित करती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा यहाँ से। जबकि अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन सा प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि वह थोरियम ही है। अब बात कर लेते हैं कि यह थोरियम कहाँ पे मिलता है। तो याद रखना है आपको कि केरल में मिलता है। अभी केरल में किस चीज़ में मिलता है, तो आपको केरल वहाँ पे जो होता है बालू होता है समुद्र के तट पर, तो उसी बालू में ही थोरियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यही थोरियम से क्या होता है कि यहाँ पे भारत में उपलब्ध या नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ, यूरेनियम 235 न करके यहाँ पे थोरियम का भी कुछ मात्रा में प्रयोग कर ली जाती है। इस तरह से अगला क्वेश्चन थोरियम से ही रिलेटेड है। देखिए थोरियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है, तो मोनाजाइट होता है। यह मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो याद रखना है कि आपको थोरियम का ही अयस्क है। इसके अलावा तो मोनाजाइट के अलावा मतलब दो और है, याद रखिएगा। उसका क्या नाम है, थोरेनाइट उसका नाम है थोरेनाइट, और साथ ही साथ ऑल नाइट, याद रखना क्या, थोरेनाइट ऑल नाइट। इस तरह से आपको 3 गो अयस्क का हमने आपको बता दिया कि मतलब थोरियम का, एक मोनाजाइट हो गया, उसके बाद एक थोरेनाइट हो गया, और यह ऑल नाइट हो गया। और केरल के कहाँ पे मिलता है, तो यह बालू से इससे प्राप्त होती है थोरियम का। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है कि यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम में कौन सा, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। यही होता है पृथ्वी की आयु। हालांकि यह पृथ्वी की आयु ही नहीं बल्कि मतलब पर्वत पठार चट्टान वगैरह है, और उसमें मिट्टी का वो सब क्या होता है कि आयु ही ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूरेनियम डेटिंग विधि। जबकि जीवाश्मों का अगर पूछेगा, हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाश्म से ही रिलेटेड है, ये आपको बताता है। हालांकि यह यूरेनियम 235 याद रखेगा, यह कैसा है, तो यह एक यह क्या है कि अस्थायी नाभिक है। यह स्वतः इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। क्योंकि यूरेनियम की जो होती है परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है। जिसकी परमाणु संख्या सीसा यानी कि 82 से ऊपर अधिक हो जाता है, तो उसके नाभिक क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, और स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करके क्या होते हैं, अस्थायी प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो यूरेनियम 235 का यानी कि 1% से भी इसकी मात्रा कम है। जबकि यूरेनियम जो 238 है, याद रखिएगा, इससे ईंधन वगैरह नहीं होता है। और यह पृथ्वी पर 99.1% के रूप में लगभग या 1 या 2% में इतना में उपलब्ध है। जबकि यह अनावश्यक है, यह उतना खास है, इसका उपयोग वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर सोचिए और यूरेनियम 235 ही अगर 99% रहता है, तो अब तक पृथ्वी पर ऊर्जा की आपूर्ति कब की पूर्ति हो गई रहती है। विशाल भंडार मतलब इसको रूप में अब तक जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरेनियम 235 बहुत कम मात्रा में, 1% से भी कम मात्रा में ये हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अगला यही क्वेश्चन है कि जीवाश्मों की जो होती है, जीवाश्म यानी कि पेड़ मतलब ये तो मृत पेड़ पौधे होते हैं, उसके आयु का निर्धारण किससे किया जाता है। यह मतलब यह कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग। हालांकि यानी कि कार्बन यह 14 के द्वारा। हालांकि इसका अलावा 14 नहीं बल्कि कार्बन, याद रखिएगा, कार्बन यह 12 और किसके 14 के बीच के क्या होता है कि अनुपात निकाला जाता है। और यही अनुपात यानी कि रेशियो को ज्ञात करके यह जीवाश्मों की पेड़ पौधे आयु का निर्धारण हो जाता है। यानी कि कितना एज के पहले यह मतलब इसकी आयु अभी कितनी है, यानी कि यह इससे मतलब पहले इसका यह कि अब मृत्यु हुआ था, इसके बारे में जानकारी चल जाता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कार्बन के ही समस्थानिक होते हैं। कार्बन की यह 12 हो गया, इसके अलावा कार्बन एक 13 भी होता है, और ये कार्बन 14 था। इसके 3 समस्थानिक कार्बन में देखने को मिलेगा, जिसमें से 12 और 14 का ही क्या होता है कि निर्धारण किया जाता है। और पेड़ की जो आयु ज्ञात की जाती है, तो याद रखिएगा उसमें क्या होता है कि तना के क्या होता है कि वलयों को गिन करके ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा, तो जो वो तना होता है और उस तना के भीतर जो होता है वलय, उसके ही वलयों को गिन करके क्या होता है पेड़ पौधे की आयु का निर्धारण हो जाता है। और यह विधि में खासतौर से कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि जो होता है कि कार्बन 14 के समस्थानिकों की खोज किसने किया हुआ था, तो एफ किल्वी ने किया हुआ था। और एफ किल्वी ने, और मतलब यह समस्थानिक में कौन कौन से आते हैं, हमने आपको बता दिया कि सी 12 हो गया, और सी क्या हो गया कार्बन 13 और कार्बन 14, यही 3 इसके समस्थानिक आपको देखने को मिलेगा कार्बन का। कार्बन ही एक ऐसा मतलब क्या होता है कि अधातु है, याद रखना कैसा है, अधातु है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कार्बन और ये हो गया हाइड्रोजन, यही दो मिल करके मतलब आपके
पे लगभग करोड़ों संख्या में यौगिकों का निर्माण यही कर देता है, जबकि अकार्बनिक की संख्या कितना है लगभग तो 50,000 तक ही सीमित आपको देखने को मिलेगा। अब हालांकि यह समस्थानिक आ गया है, तो समस्थानिक का अर्थ क्या होता है, यानी कि समस्थानिक का अर्थ ये होता है कि जिसके परमाणु के नाभिकों में मतलब क्या होता है कि परमाणु के जो नाभिक में होते हैं प्रोटोनों की संख्या समान होती है, यानी कि एक से अधिक नाभिकों में से परमाणु प्रोटोनों की संख्या समान होती है, और उसके बाहर क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। हालांकि यह पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा ये कहेगा जिसके परमाणु संख्या क्या होती है कि समान होती है उसके, और जबकि भार उसके भिन्न भिन्न होते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपके, तो मतलब ये हो जाता है समस्थानिक ही कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कार्बन 6 हो गया ये, और इसका एक परमाणु संख्या 12 हो गया, उसी तरह से फिर ये 6 हो गया और ये 13 हो गया, और कार्बन क्या हो गया 6 और ये हो गया 14। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि ये कार्बन में ये परमाणु संख्या इसके संख्याएं समान है, लेकिन ये क्या है कि इसकी भार भिन्न भिन्न है, तो इस तरह से इसको कहा जाता है समस्थानिक ही कहा जाता है, क्योंकि ये हो गया। उसी तरह से प्रोटोनों की संख्या समान होती है, यानी कि देख लीजिए इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, यानी कि प्रोटोनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। क्योंकि न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वाला में देखिएगा, तो इस वाला में पहला कार्बन ये 12 वाला में, तो आपको इसमें से सिर्फ 6 ही न्यूट्रॉन इसको देखने को मिलेगा, और इस वाला में 7 न्यूट्रॉन हो गया, और ये 14 वाला में आपको 8 न्यूट्रॉन हो गया। तो इस तरह से आप इसको देख लिया कि आपको भिन्न भिन्न यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या मिल रहा है। यह समस्थानिक ये भी एक पहचान है। ये दो तरह की आपको परिभाषा में एग्जाम में क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। उसी तरह से उसका संभारिक होता है। संभारिक में क्या होता है कि उसके परमाणु भार क्या होते हैं कि समान हो जाते हैं, और जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहते हैं, उसे ही संभारिक कहते हैं। उसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और सम न्यूट्रॉनिक भी होता है, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी कि समान रहती है, क्या हो जाएगी समान रहेगी, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। ये चीज़ आपको चारों से चारों में याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है, तो याद रखना है कि ये गामा किरण ही उत्सर्जित होती है। ये हो गया इसका गामा होती है, और ये कहाँ कैंसर के इलाज में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और गामा का याद रखिएगा कि वेदन क्षमता सबसे अधिक है, इतनी अधिक है कि मतलब एक पतला मतलब 1 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर चादरों को भी क्या करती है किरणें पार कर जाती है, यानी उसको भेद कर उसमें छेद कर देती है। तो ये रखना भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है, और सबसे कम अगर बात किया जाएगा तो अल्फा किरण की होती है। उसी तरह से एक आयनन क्षमता होती है। तो आयनन क्षमता सबसे अधिक याद रखना होगा कि अल्फा किरण की होती है, जबकि सबसे कम किसका होती है तो बीटा किरण का आपको देखने को मिलेगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वह उत्सर्जित क्या करते हैं, तो अल्फा और बीटा और ये गामा किरणें स्वतः ही उत्सर्जित मतलब करते रहते हैं। क्योंकि हमने आपको बोला कि जो शीशा होता है यानी कि ये पीबी होता है, इसका परमाणु संख्या याद रखना है 82। इससे जैसे अधिक इसका परमाणु संख्या हो जाती है यानी कि उसमें, तो याद रखने को वैसे क्या होता है कि ये नाभिक क्या हो जाती है कि अस्थायी हो जाते हैं, और अस्थायी होते ही क्या होती है स्वतः ही अल्फा और ये बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है, और उत्सर्जित करके ये क्या करती है कि उसमें चाहती है कि यह अपना अस्थायी प्राप्त कर ले। तो ऐसी स्थिति में ही ये सब क्या होते हैं वह तत्व का ही रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ से अल्फा और बीटा और ये गामा किरण का। तो अल्फा याद रखिएगा कैसा है, तो यह हीलियम नाभिक के समान है। ये कौन सा है, यह हीलियम नाभिक के समान देखने को मिलेगा। जबकि बीटा किरण क्या एक तरह का इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से गामा किरण क्या मतलब यह क्या है, तो गामा किरण में याद रखिएगा एक तरह की क्या है कि यह फोटोन के समान देखने को मिलेगा। फोटोन मतलब किसको कहते हैं, जो कि प्रकाश का एक क्या एक ऊर्जा है, वह एक लगभग ऊर्जा यानी कि एक बंडल के रूप में चलता है पैकेट के रूप में, उसको ही फोटोन ऊर्जा कहा जाता है। तो ये उसके रूप में लगभग यह मतलब चाहिए और रहता है। तो याद रखना है कि अल्फा एक हीलियम नाभिक है, उसी तरह से बीटा एक इलेक्ट्रॉन के समान है, उसी तरह से गामा क्या है एक फोटोन के समान देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसका और इस पर आवेश वगैरह के बारे में, तो याद रखना है कि जो हीलियम पे होता है यानी कि यह हीलियम कैसा है, तो यह धनात्मक आवेश है। कैसा है, यह धनात्मक आवेश है। उसी तरह से बीटा किरण पे क्या होता है, यह ऋणात्मक आवेश है। और गामा किरण पे याद रखिएगा इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि यह उदासीन होती है। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर से एक परमाणु यानी कि इसमें से एक अल्फा अगर निकल जाती है, उसके नाभिक से एक अल्फा निकलती है, तो याद रखना है कि 2 परमाणु संख्या है, और जो परमाणु संख्या हमने क्या बोला आपको कि 2, उसी तरह से भार जो उसके होते हैं 4 की क्या हो जाती है कि यह कमी हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं यह हीलियम नाभिक के समान है, यानी हीलियम का परमाणु संख्या 2 और भार 4 होता है। इसी तरह से याद रखेगा उसके परमाणु संख्या 2 और भार में 4 की कमी हो जाती है, यानी 2 कम हो जाएगा, साथ ही साथ भार उसका क्या हो जाएगा कि 4 का कमी हो जाएगा। ये देखने को मिलता है, एक
अल्फा किरण के निकलने से। उसी तरह से अगर सोच लीजिए कि 2 अल्फा किरण अगर आपको निकलेगी तो 2 अल्फा किरण निकलते क्या होते हैं कि उसकी परमाणु संख्या है 4 हो जाते हैं और इसके भार कितना हो जाता है कि 8 आपको क्या हो जाके घट जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखिए। जबकि एक बीटा किरण याद हमने क्या बोला आपको, बीटा किरण क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के नाभिक के समान होती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि यह जो होते हैं बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में क्या हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे घटेगा नहीं बल्कि परमाणु संख्या में क्या हो जाएगी, 1 का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन भार में याद रखिएगा, भार में कोई तरह के चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये जब बीटा किरण निकलती है तब। उसी तरह से अगर हम लोग गामा किरण की अगर बात करते हैं तो गामा किरण की याद रखिएगा, इसका कोई भी मतलब ये उत्सर्जन से क्या होता है कि इसका उत्सर्जन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसके न ही परमाणु संख्या पर आपको प्रभाव पड़ता है, ना ही उसके परमाणु भार पर प्रभाव पड़ता है। यह स्वतः ही उत्सर्जित होते रहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देख लीजिए किस तरह से रेडियो एक्टिव तत्व हो गया और यहाँ से क्या होते हैं कि 3 किरणें निकलती है। याद रखिएगा, सबसे पहले अल्फा निकलती है, उसी तरह से ये वाला बीटा हो गया, ये क्या हो गया आपको, बीटा हो गया, ये वाला अल्फा हो गया, और ये सीधे के तरफ में जो निकल गया तो वह क्या हो गया आपका गामा किरण हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आवेश अगर हम दे देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कैसा एक तरह की आपको प्लेट है, कैसा है, प्लेट है। तो ये प्लेट है तो कहीं ना कहीं अल्फा चूंकि यह धनात्मक रही है तो कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या हो जाती है कि झुक जाती है, यानी कि आकर्षित हो जाती है। उसी तरह से बीटा जो किरण होती है वह धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, यानी कि उधर की ओर झुक जाती है। जबकि गामा किरण पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, इसलिए यह क्या होता है, गामा किरण यह सीधे ऊपर की तरफ में यह निकल कर चला जाता है। जबकि अति चालक याद रखना है कि जो अति चालक का लक्षण क्या होता है कि अनंत इसका परागम में देखने को मिलेगा। उसी तरह से यानी कि चालक उसको कहते हैं कंडक्टर, जिसमें क्या होता है कि विद्युत धारा की आसानी से प्रवाह होने लगती है, उसे ही कंडक्टर कहा जाता है। यह देखिए, जबकि यह अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो बुलेट प्रूफ होती है वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अब ये याद न कर लीजिएगा, यह पॉलीकार्बोनेट्स है का एक तरह का यौगिक या धातु के रूप में है, तो नहीं, याद रखना है यह कैसा है, यह क्या है एक तरह का, तो आपको प्लास्टिक है। कहीं ना कहीं आपको क्या है, यह प्लास्टिक है। और यह क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है और यह पारदर्शी होता है। कठोर हमने बोला कठोर होता है और पारदर्शी होता है, और याद रखिएगा, और यह काफ़ी मतलब यह मजबूत के रूप में भी रहता है। अब बात कर लेते हैं कि पॉलीकार्बोनेट्स का, तो याद रखना हमने आपको क्या बोला कि यह प्लास्टिक होता है और एक तरह का, ये याद रखिएगा, इस पर क्या थर्मोस्टेटिंग होता है, क्योंकि एक बार यह बनने के पश्चात में इसको दोबारा पिघला करके हम दोबारा इसका निर्माण कुछ और वस्तु में नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना हो कि बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में क्या होता है कि मतलब पॉलीकार्बोनेट्स ही होते हैं। यानी कि ये सब कांच वगैरह भी देखते हैं, गाड़ी वगैरह का लगा रहता है बुलेट प्रूफ, तो वह सब भी इसी का ही पॉलीकार्बोनेट्स का ही बना रहता है। साथ ही साथ शरीर में मतलब बॉडी जो प्रोटेक्टर होता है वह पहनने वाला वो सब चीज़ भी इसी का बना हुआ होता है। यानी कहीं ना कहीं वो लेयर लगाकर उसमें मतलब वो कपड़ा से उसमें लगाकर सिला हुआ रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखने के पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। जबकि ऑप्टिकल फाइबर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र कपानी को कहा जाता है। और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं यहाँ पे याद रखिएगा, ये ऑप्टिकल फाइबर चूँकि बोला गया, हालांकि ऑप्टिकल फाइबर से क्या होती है कि इसमें आजकल मतलब इंटरनेट वगैरह की भी इसमें मतलब क्या होता है कि सुविधा जो मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं यह ऊर्जा संचार वगैरह में भी जैसे मतलब उसमें प्रयोग किया जाने लगा। ये ऑप्टिकल फाइबर का ही तार मतलब उसमें बिछाई जाती है, जहाँ केबल्स के रूप में रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पुनः आंतरिक से परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी तरह से याद रखिएगा, पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर हीरा जो होता है वह भी चमकता है, इसी के सिद्धांत पे ही चमकता है। साथ ही साथ याद रखना है कि जो मिर्च का रेगिस्तान वगैरह क्षेत्र में बन जाता है वह पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। यानी कि कई बार जब अंतर में क्या होता है कि आपको परावर्तन देखने को मिला, तो उसी तरह से उसको कहा जाता है पुनः आंतरिक परावर्तन ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस इंजन की खोज किसने किया हुआ था, तो याद रखना है कि डेमलर ने किया हुआ था गैस के इंजन की खोज। उसी तरह से लेजर की अगर बात करते हैं तो लेजर का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है कि नहीं, कि लेजर का क्या होता है, तो याद रखिएगा इसको लाइट है, ये मतलब ये एल से क्या हो गया आपको लाइट हो गया। उसी तरह से ए से आपको कहा गया एम्पलीफिकेशन, ए और बाई, और एस से आपको हो गया मतलब सिस्टिमुलेटेड एमिशन मतलब, और ई से आपको क्या हो गया इमिशन ऑफ क्या हो गया आपको रेडिएशन। ये होता है लेजर का। और लेजर का प्रयोग जानिए रहे, इसका किरण कितनी बारीक और होती है, काफ़ी दूर तक इसकी वेदन क्षमता वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं
कहीं इसी वस्तु को पकड़ने के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से रडार का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन। याद रखने को, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन ही है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो हम लोग का परमाणु का जो नाभिक को किसने खोज किया हुआ था? तो उसने रदरफोर्ड ने ही किया हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं ये देखिए, जब इस तरह से कैसे क्या था कि ये था, मतलब ये परमाणु हुआ करता था, उसके बीच में क्या था कि यह एक तरह का छोटा सा एक नाभिक था। और हालांकि यह नाभिक का ऐसे नहीं पता चला, इसमें से कई सारे मतलब इसमें से मतलब पत्थर से किरणों को गुजारा गया था। गुजारने के पश्चात क्या हुआ कि ये किरणें कहीं ना कहीं यह सीधे गुजर जा रही थी, इस तरह से किरणें गुजर जा रही थी। लेकिन उसमें से एक किरण ऐसा रहा, हालांकि कुछ किरण यहाँ से टकरा कर इस तरह से तिरछा भी निकल गए थे, तिरछा निकल गए, लेकिन कुछ एक किरण ऐसा आया जो सीधे नाभिक से टकरा करके पुनः वापस आ गया। तो जैसे एक किरण वापस आ गया, तो यानी कहीं ना कहीं अंदाज अनुमान लगाया गया कि बीच में क्या है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज़ है, रुकावट है। रुकावट के पश्चात में क्या होगा कि उसको मतलब यह किरण भी वेद नहीं पाया, यानी कहीं ना कहीं उसका घनत्व भी काफ़ी अधिक है। तो इसलिए यह चीज़ निर्धारित हो गया कि वो बीच में कहीं ना कहीं स्थान है। तो यही इस तरह से क्या होगा कि परमाणु का नाभिक का खोज हो गया था। इसी तरह से अब बात करते हैं यहाँ पे परमाणु का आकार वगैरह के बारे में, साथ ही साथ नाभिक का देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका परमाणु हो गया। अगर परमाणु के यहाँ से आपको क्या होगा कि यह परमाणु का त्रिज्या हो गया। तो इस तरह से अगर परमाणु का त्रिज्या यानी कि आकार के रूप में अगर बात करेगा तो इसका कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और इसको 10⁻10 मीटर को क्या कहा जाता है? एंगस्ट्रम भी कहा जाता है। तो हालांकि एंगस्ट्रम अगर ये बात किया जाएगा तो दो तरह का, जैसे एक तरंग धारे के रूप का ऐसा ही मात्रा को भी एंगस्ट्रम होता है, साथ ही यह परमाणु का भी आकार को यानी कि त्रिज्या को नापने में इसका एंगस्ट्रम का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह परमाणु का आकार यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, ये आपका हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक ये तो सिर्फ बीच वाला में देख रहे हैं, इतना छोटा सा है, जिसका 10 पावर याद रखना है। इसका कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि फर्मी के रूप में। यानी कि नाभिक का आकार अगर पूछेगा तो याद रखेगा फर्मी के रूप में मापा जाता है। उसी तरह से अगर परमाणु का आकार पूछ देगा तब यह एंगस्ट्रम के रूप में इसको मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। और यह नाभिक कितना होता है? 10⁻15 मीटर, यानी कि कहीं ना कहीं यह फर्मी हो गया। तो ये चीज़ आपको इसमें इस तरह से याद रखना होगा। और बात कर लेते हैं नाभिक पर। तो नाभिक पर कैसा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है। अब धनात्मक आवेश इस पर कैसे होता है? तो याद रखना होगा, इस पर धनात्मक आवेश होता है। अब धनात्मक कैसे होता है? क्योंकि इसके जो नाभिक होते हैं इस तरह से ये नाभिक होते हैं, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो चूंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं, यानी कि यह शून्य हो गया। अब प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि न्यूक्लियस में यह धनात्मक, न्यूक्लियस पर कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है। जबकि परमाणु क्या होता है? विद्युतीय रूप से यह उदासीन हो जाते हैं। हालांकि याद रखना है तो इस पर प्लस हो गया और ये न्यूट्रॉन पर शून्य हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर मतलब क्या होता है कि माइनस आवेश होता है, यानी कि जे थॉमसन ने खोज किया था। तो नाभिक में प्रोटॉन और आपको न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता में जे थॉमसन हो गया, और उसके अलावा न्यूट्रॉन के वाला में जेम्स चैडविक हो गया, और प्रोटॉन की खोज उस में यानी कि गोल्डस्टीन, और कहीं कि आपको रदरफोर्ड मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किया हुआ था? तो पॉली ने किया हुआ था। इसी तरह से आगे का हमारा वीडियो को डिस्कशन देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे, लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।